जी साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं 9 जून 2026 की 5 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपको एग्जाम्स में काम देंगी। सबसे पहली जो न्यूज है वो है तमिलनाडु ने रिसेंट में नीलगिरी टाहर, जो नीलगिरी टाहर है, इसकी सेंसस की है और पता चला कि भारत में 1364 नीलगिरी टाहर है। नीलगिरी टाहर एक इंडेंजर्ड एंडेमिक स्पीशी है। एंडेमिक का मतलब जो सिर्फ भारत में मिलता है, जो किसी एक खास जगह के साथ अटैच है। तो दुनिया में जे नीलगिरी टाहर सिर्फ और सिर्फ भारत में वेस्टर्न घाट में देखा जाता है। साथियों, अगर हम बात करें तो जो स्पीशी है आमतौर पर 1200 लेके 2600 मीटर की पहाड़ों की ऊंचाई पे रहती है। दूसरी बात, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नीलगिरी टाहर किस स्टेट का राष्ट्रीय स्टेट एनिमल है। तो याद रखना, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। और देखा जाए इसके सींग हैं वो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ होते हैं, सैडल बैक्स हैं। इंडेंजर्ड IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज में ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 का मतलब है कि इसको ज्यादा प्रोटेक्शन की क्या है जरूरत है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले तो इंडेंजर्ड IUCN एक वर्ल्ड लेवल का अदारा है जो लिस्ट जारी करता है कि कोई स्पीशी वल्नरेबल है, एक्सटिंक्ट हो गई या इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल का मतलब है कि उसकी गिनती ज्यादा है लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रही है। इंडेंजर्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा करीब है खत्म होने के। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है कि जो एक्सटिंक्ट पूरी तरह हो चुकी हो। तो इसको अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। सेकेंड न्यूज है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो E85 फ्यूल रोल आउट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं उसमें 85% क्या हो, इथेनॉल हो। अभी हमारे जहां 20% वाले व्हीकल्स हैं जिसमें 20% इथेनॉल और 80% क्या होता है, पेट्रोल होता है। लेकिन आपको मालूम है हमारा मोस्टली जो पेट्रोलियम है वो कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। इसके कारण हम देखते हैं कि इंडिया में जो उसके दाम है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके उल्ट अगर हम इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दें तो इथेनॉल जो बनता है वो फार्मर से बनता है और जो वेस्ट है किसी भी एग्रीकल्चर का उससे निकल के आता है, जिससे हम दोनों एग्रीकल्चर बेस से वातावरण को बचा सकते हैं और फार्मर की इनकम को क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। पेपर में पूछा गया है कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। इसको आपने याद रखना है C2H5OH। इथेनॉल काफी न्यूज में रहता है। C2H5OH इथेनॉल का फार्मूला है और E85 का मतलब क्या है कि 80 और 85% क्या होगा, इथेनॉल होगा। 14 से लेके 19% उसमें पेट्रोल डाला जाएगा। आमतौर पर इसको फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में डाला जाएगा, जो व्हीकल्स दोनों पेट्रोलियम एज वेल एज इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलियम को सस्टेन कर सकते हैं। आगे देखा जाए इसका बेनिफिट क्या है, इससे पेट्रोल क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा काफी, और साथ साथ में हम अपने वातावरण एनवायरनमेंट को भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। साथियों, तीसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप पेपर देंगे इसमें पूछा जाएगा कि रिसेंट में यूनाइटेड नेशन द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। किसको ये अवार्ड मिला है? तो भारत की मेजर अभिलाषा बराक जी को इस साल का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। साथियों, ये मेजर अभिलाषा बराक भारत की पहली फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट भी है। तो याद रखना कि भारत की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? अभिलाषा बराक, जिनको इस साल का यूनाइटेड मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। ये हैं अभिलाषा बराक। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी ड्यूटी कहां थी, लेबनान में। तो हमारे जो बहुत सारे मिशन है, भारतीय सेना जाती है यूनाइटेड नेशन के जो भी पीस मिशन होंगे तो उनमें से एक पीस मिशन चल रहा है लेबनान में। लेबनान आपको मालूम है कि अभी भी न्यूज में रहता है, इजराइल लेबनान के ऊपर क्या कर रहा है, हमले कर रहा है।
तो लेबनान में जो लोग हैं और खास करके लेडीज हैं, बच्चियां हैं, उसको संभालने की ड्यूटी अभिलाषा बराग जी को लगाई गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काम करके इस अवार्ड को प्राप्त किया। इससे पहले भी 2023 में मेजर राधिका सेन जी को ये उपलब्धि मिल चुकी है। उनको यूनाइटेड मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो कॉन्गो में उन्होंने पीस मिशन चलाया था, उसके लिए मेजर राधिका सेन जी को भी अवार्ड मिल चुका है। साथियों, अगर बात करें यूनाइटेड पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, तो भारत सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट सर्विंग कंट्रीब्यूटर है। सबसे ज्यादा आर्मी इंडिया की तरफ से जाती है, आर्मी पर्सनल इंडिया की तरफ से जाते हैं। आज भी 2,90,000 लगभग 3 लाख ऐसे लोग हैं जो कहने का मतलब अभी तक यूनाइटेड नेशन के मिशन में जा चुके हैं। हम देखते हैं कि इंडिया बहुत अच्छा रोल निभाता है, चाहे वो फोर्स कमांडर्स की हो या फिर मिलिट्री एडवाइजर्स की या सीनियर मिशन में। तो भारत की एक सॉफ्ट पावर बनती है जब जब ये मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और पीस मिशंस की ओर जाते हैं। साथियों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूज है कि भारत सरकार लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लेके आई। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसका क्या मतलब है साथियों? आपको मालूम है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अटारी बॉर्डर है, तो अटारी बॉर्डर से हर रोज सामान आता जाता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उसको ऐसे ही कितने ही और बॉर्डर पोर्ट्स हैं अपने, जैसे कि बांग्लादेश के साथ हुआ या फिर नेपाल के साथ हुआ, तो उसको मैनेज करने के लिए एक डिजिटलाइज सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसको लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। सारा कुछ एक ही जगह के ऊपर, क्या क्या सामान गया, क्या आया, कितने लोग आए, उस सभी को एक ही डिजिटली सिस्टम के अंडर क्या लेके आया जाएगा। आपने याद क्या रखना है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर कौन कौन से ऐसे लैंड पोर्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रा पोर्ट। पेट्रा पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, जे भारत का और साउथ एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है, आपको याद रखना है। और वन ऑफ इंडिया बिजिएस्ट इंटरनेशनल इमिग्रेशन, तो बहुत सारे लोग भी जहां से आते हैं, कहां से, पेट्रा पोर्ट से। इसके अलावा अगरतला, दौकी मेघालय में, सूत्रकंडी असम में, श्रीमांतपुर त्रिपुरा में, सबरूम त्रिपुरा में और मनकचार असम में। इसके अलावा गोलाकंज असम में, जे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन आपने पेट्रा पोर्ट को याद रखना है कि ये किस बॉर्डर के ऊपर है, इंडिया बांग्लादेश। सिमिलरली इंडिया नेपाल में रक्सौल, जोगबानी, रुपाईदिया। इंडिया पाकिस्तान में अटारी बॉर्डर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया भूटान में दारंगा और इंडिया म्यांमार में मुर्रे। इसको एग्जाम में पूछा गया है कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे कौन सा है, तो याद रखना है मुर्रे जो मणिपुर में है। तो सारे ही बॉर्डर इंपॉर्टेंट हैं, हल्का हल्का आपको न्यूज में मालूम होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका क्या बेनिफिट होगा। मैंने जैसे बताया आपको, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म है जो सारे लैंड पोर्ट्स को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इससे एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेसिंग हो सकेगी, सामान की चेकिंग करना इजी हो जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे सामान को ज्यादा समय नहीं लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो इसके बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। पांचवी लास्ट न्यूज जो काफी उदास वाली भी है कि रिसेंट में फिलीपाइंस में 7.8 मैग्नीट्यूड का बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसके कारण लगभग 35 लोगों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि और भी लोगों की मौत हो सकती है। और सुनामी आने का जो कारण है, यानी कि वहां पे अलर्ट जारी किया गया है कि वहां पे सुनामी भी आ सकती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। देखा जाए फिलीपींस में ये सांटोसो की जगह है जहां पे इसका एपी सेंटर माना गया है। साथियों, अगर हम बात करें तो जो फिलीपाइंस का सारा एरिया जो साउथ चाइना सी है और ये जापान फिलीपाइंस जे रिंग ऑफ फायर के ऊपर अटैच है। रिंग ऑफ फायर क्या है, एक प्लेट सिस्टम है जो लगातार एक्टिव है। तो एक्टिव होने के कारण जब प्लेट्स हिलती हैं तो उसके कारण अर्थक्वेक बनते हैं।
तो जापान, फिलीपाइंस, साउथ चाइना सी वाला एरिया जहां पे लगातार भूकंप आते रहते हैं, और उसी के अंडर फिलीपाइंस में ये भूकंप आया। साथियों, अगर बात करें आज की 5 न्यूज की, सबसे पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि अभी से E85 ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल क्या है यूज किया जाएगा। जो पहले E20 होता था, अभी 85% हम यूज किया करेंगे। फिर इसके बाद मेजर अभिलाषा बराक जी, पहली वुमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है। तीसरा, फिलीपीन में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया, 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का। चौथा, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज करके इंटीग्रेट करने की बात की गई है। ये किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। लास्ट वाली न्यूज है कि नीलगिरी टाहर का पॉपुलेशन सर्वे हुआ है। ये एक एंडेमिक स्पीशी है जो खासकर वेस्टर्न घाट्स में मिलती है। तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है, और साथ साथ में ये IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। अब इनकी गिनती 1364 मानी गई। आज की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। कल के लिए हम कल को मिलेंगे। थैंक यू।